तो आज हम बात करेंगे जिम कॉर्बेट की किताब माय इंडिया के चैप्टर 2 कुंवर सिंह की। जिम कॉर्बेट ने किताब लिखी थी माय इंडिया यानी कि मेरा हिंदुस्तान, इसी का हिंदी अनुवाद है और इसका चैप्टर 2 है कुंवर सिंह। कॉर्बेट लिखते हैं, जात से कुंवर सिंह ठाकुर था और काम से चांदनी चौक गांव का प्रधान। वो अच्छा प्रधान था या बुरा, यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस बात ने उसे मेरा पसंदीदा इंसान बना दिया था वह था उसका एक कामयाब शिकारी होना। पूरे कालाडूंगी इलाके में कुंवर सिंह के मुकाबले का चोरी से शिकार करने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा मेरे लड़कपन के हीरो मेरे बड़े भाई टॉम का वो भारी मुरीद था। कुंवर सिंह के पास टॉम के बारे में कई कहानियां थी, क्योंकि वह लंबे अरसे तक टॉम के साथ शिकार पे जाता रहा था। इन कहानियों में मुझे जो कहानी सबसे ज्यादा पसंद है वो निशानेबाजी के एक मुकाबले की ऐसी कहानी थी जो हर बार सुनने पर नया मजा देती थी। ये मुकाबला भाई टॉम और एलिस नाम के एक निशानेबाज के बीच हुआ था। एलिस को मेरा भाई राइफल एसोसिएशन के मुकाबले में एक अंक से पछाड़ के गोल्ड मेडल हासिल कर चुका था और पूरे हिंदुस्तान में बेहतरीन निशानेबाजी का खिताब भी उसे मिला था। मौके की बात है कि टॉम और एलिस एक दूसरे से अनजान गड़प्पू के जंगल में शिकार करते घूम रहे थे और उस सुबह जब सुबह की धुंध पेड़ों की फुनगियों से ऊपर उठ ही रही थी कि उनका आमना सामना हो गया। ये मुलाकात जिस जगह पे हुई उसके ठीक नीचे एक मैदान था जिसमें सवेरे के वक्त सुअर और हिरण हमेशा दिखाई दे जाते थे। टॉम के साथ हमेशा की तरह कुंवर सिंह था और एलिस के साथ बुद्धू नाम का आदमी। बुद्धू को कुंवर सिंह इसलिए नापसंद करता था क्योंकि एक तो बुद्धू नीची जाति का था और दूसरा इसलिए कि वह जंगल के मामलों में एकदम कोरा था। राइफल एसोसिएशन के मुकाबले में भाई टॉम से हारने की फांस एलिस के मन में निकल नहीं पाई थी। इसलिए उसने टॉम से कहा कि वहां तो भले ही तुमने मुझे हरा दिया हो, लेकिन यदि हम आपस में मुकाबला करें तो मैं ही जीतूंगा। एलिस के सुझाव पे तय हुआ कि दोनों निशानेबाज अपनी बंदूक से दो गोलियां चलाएंगे। अपने को बेहतर निशानेबाज साबित करने के लिए लॉटरी निकाली गई और एलिस ने तय किया कि पहले गोलियां वह चलाएगा। दोनों निशानेबाज बड़े ध्यान से निचले मैदान की तरफ चले। एलिस के पास .450 की मार्टिनी हेनरी राइफल थी, जिसका इस्तेमाल उसने राइफल एसोसिएशन के मुकाबले में भी किया था। टॉम के पास .400 डबल बैरल एक्सप्रेस थी, वेस्ले रिचर्ड्स कंपनी की। भाई टॉम को अपनी राइफल पर जो गुमान था वो अपनी जगह बिल्कुल सही था, क्योंकि तब तक हिंदुस्तान में उस तरह की राइफलें बहुत ही कम पाई जाती थी। या तो हवा का रुख कुछ गलत था या ये लोग कुछ बेध्यानी कर गए, क्योंकि जब वे निचले मैदान में पहुंचे तो वहां एक भी जानवर नहीं था। शायद इनकी आवाजें सुनकर जानवर इधर उधर हो लिए थे। मैदान में इस तरफ सूखी घास की एक पट्टी थी जिसे कुछ अरसा पहले जला दिया गया था और इस जली घास में अब नए अंकुर फूट रहे थे और हरियाली दिखने लगी थी। सुअर और हिरण हरी घास के लालच में यहाँ आके शिकार का बढ़िया मौका पेश करते थे। एक तरफ बिल्कुल सूखी घास का ऊंचा झुरमुट था जिसमें जानवर छुपे हो सकते थे। कुंवर सिंह की सलाह पे बुद्धू ने घास के इस ढेर को तीली दिखा दी। जैसे ही सूखी घास ने आग पकड़ी, जंगल के चारों तरफ से परिंदे उड़ उड़कर घास के इर्द गिर्द आने लगे। इन परिंदों में जंगल का कोतवाल, सतवाहनियां और कई तरह के पंछी शामिल थे। इन परिंदों को अच्छे से मालूम था कि जलती घास में से टिड्डे और दूसरे कीड़े मकोड़े जान बचाने के लिए भागेंगे और आसानी से उनका शिकार बन सकेंगे। आग का जो असर कीड़ों मकोड़ों पर हुआ वही चौपायों पर भी हुआ। घास के कहीं पीछे से दो तगड़े बरेले सुअर तेजी से भागते हुए उस तरफ बढ़े जहां से करीब 300 गज दूर घने पेड़ों का झुरमुट था। एलिस ने राइफल सीधी की और बहुत तसल्ली के साथ निशाना साधा। निशाना साध कर पिछले सुअर पर एलिस ने गोली दागी। सुअर के पिछले पैरों के बीच धूल का गुबार उठा और सुअर भागता रहा, यानी कि निशाना खाली गया था। एलिस ने अपनी बंदूक के निशाने को अब 200 गज के लिए सेट किया, खाली कारतूस निकाल के बाहर फेंका और बंदूक के तोड़ में एक नई गोली भरी। अब की बार धूल का बादल उठा। अगले सुअर के चंद कदम आगे
दूसरी गोली का नतीजा यह भी हुआ कि सामने को भागते सुअर दाई तरफ को मुड़ गए और उनके शरीर का बड़ा हिस्सा इस तरफ को दिखाई देने लगा। दो गोली चलने के बाद सूरों के भागने की रफ्तार में बेतहाशा तेजी आ गई थी। अब टॉम की बारी थी और सूरों की रफ्तार की वजह से उसके पास निशाना लगाने के लिए उतना वक्त नहीं था जितना कि एलिस के पास। अब कुछ ही पलों में सुअर घने जंगलों में घुसने वाले थे और वैसे भी वो राइफल के जद के बाहर हो जाते। टांगे फैलाए एकदम सीधे खड़े भाई टॉम ने फुर्ती से निशाना साधा और एक के बाद एक दो गोलियां चला दी। गोलियों ने दोनों सुअरों के माथे के बीचों बीच छेद बना दिया और अगले ही पल खरगोशों की तरह लुढ़कते हुए दोनों सुअर ढेर हो गए। कुंवर सिंह हर बार इस कहानी का अंत करते हुए कहता था और मैंने पलटकर उस नालायक बुद्धू की तरफ देखा। साला शहर की पैदाइश कमजात जिसके सिर में लगे तेल की गंध से ही मुझे नफरत थी। मैंने उससे कहा, बहुत डींग मारते थे कि तुम्हारा साहब मेरे साहब को निशाना लगाना सिखा देगा। यदि मेरे साहब को तुम्हारे साहब के मुख पर काली पोतनी ही होती तो इन सूरों को मारने के लिए वो दो गोली का इस्तेमाल नहीं करता, एक ही गोली से दोनों सूरों को निपटा देता। भाई टॉम ने यह चमत्कार कैसे किया होता, इस पर न तो कभी कुंवर सिंह ने रोशनी डाली और न ही मैंने उससे पूछा, क्योंकि अपने हीरो में मेरा जो यकीन था वह इतना मजबूत था कि मुझे कभी पल भर के लिए भी संदेह नहीं हुआ कि टॉम चाहता तो एक गोली से दो सूरों को मार सकता था। जब मुझे अपनी पहली बंदूक मिली तो कुंवर सिंह पहला आदमी था जो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था। उस दिन सवेरे जब कुंवर सिंह आया तो बाल सुलभ गर्व के साथ मैंने उसे अपनी दो नाली भरतल बंदूक पेश की। बंदूक अपने हाथ में लेने के बाद कुंवर सिंह ने मुझे जरा भी महसूस नहीं होने दिया कि बंदूक कितनी पुरानी थी। उसकी दाई नाल किस तरह से फटी हुई थी और किस तरह पीतल के मोटे तार ने बंदूक के कुंदे और नालों को आपस में जोड़ रखा था। कुंवर सिंह ने बंदूक की बाई नाल की तारीफ में लंबे कसीदे पढ़े। बाई नाल की लंबाई, मोटाई और मजबूती के बारे में कुंवर सिंह ने दिल खुलकर तारीफ की और फिर बंदूक एक तरफ रखकर मेरे कंधों पे अपने दोनों हाथ रखते हुए उसने जो कहा उससे मेरा 8 साल का दिल गदगद हो गया। अब तुम लड़के नहीं बल्कि आदमी बन गए हो और इस शानदार बंदूक के साथ तुम जंगल में जहां चाहे जा सकते हो। तुम्हें जंगल में जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि तुम पेड़ पे चढ़ना सीख लो। और अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो साबित करेगी कि जंगल में घूमने वाले तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों के लिए पेड़ पे चढ़ना आना कितना जरूरी है। पिछले अप्रैल के एक दिन हरि सिंह और मैं शिकार के लिए निकले और सब कुछ बहुत बढ़िया रहा होता, लेकिन एक लोमड़ी हमारा रास्ता काट गई। हरि सिंह के बारे में तो तुम्हें पता ही है कि वह कितना घटिया शिकारी है और जंगली जानवरों के बारे में उसकी नॉलेज भी कितनी कम है। लोमड़ी के रास्ता काटने के बाद मैंने हरि सिंह से कहा कि अब शकुन हो गया है, चलो वापस घर चले। तो हरि सिंह मुझ पे जोर से हंसा और बोला कि ये तो बच्चों जैसी बात है कि लोमड़ी देखने से हमारा दिन बिगड़ जाएगा। हम अपने रास्ते चलते रहे। जब निकले थे तब आसमान में सितारों की चमक मध्यम पड़ रही थी। दिन निकल रहा था और तभी गड़प्पू के नजदीक मैंने एक चीतल पे गोली चलाई। पता नहीं कि कैसे मेरा निशाना बुरी तरह चूक गया। थोड़ा आगे चलने पर हरि सिंह ने एक मोर को अपना निशाना बनाया और उसे अपनी गोली से मोर का सिर्फ एक पंख तोड़ने में ही कामयाबी मिली। घायल मोर को ढूंढने की जितनी कोशिश हम कर सकते थे हमने की, लेकिन ऊंची घास में छुपे मोर को हम नहीं ढूंढ सके। इसके बाद हम दिन भर जंगल की खाक छानते रहे, लेकिन हमें कोई जानवर नहीं मिला और हम घर की तरफ लौट चले। 2 गोलियां तो हम चला चुके थे, इसलिए इस बात का भी डर था कि कहीं जंगल के रखवालों ने गोली की आवाज सुन ली होगी तो वे हमारी खोज कर रहे होंगे। इसलिए हमने सड़क के बजाय एक रेतीले नाले को अपना रास्ता बनाया। अपनी आज की बदकिस्मती का रोना रोते हुए नाले में हम चले जा रहे थे, तभी अचानक नाले के बीचों बीच एक शेर आ खड़ा हुआ। 1 मिनट तक, जो हमें 1 घंटे के समान लगा, हमें घूरने के बाद शेर पलटा और जिस रास्ते आया था उसी रास्ते से लौट गया। हमने कुछ देर इंतजार किया और आगे चलना शुरू किया, लेकिन तभी वो शेर दोबारा प्रकट हुआ और अब की बार वह खड़ा होके हमें सिर्फ घूर ही नहीं रहा था बल्कि हल्के हल्के गुर्रा भी रहा था और उसकी पूंछ में रह रह कर बल भी पड़ रहे थे। हम दोनों जड़वत खड़े रहे
और थोड़ी देर में शेर का गुस्सा शांत हुआ और वह नाले से बाहर चला गया। कुछ ही देर में जंगली मुर्गों का एक झुंड नजदीकी घनी झाड़ियों में से आवाज करता हुआ निकला। जाहिर है कि उनकी यह हलचल शेर की मौजूदगी की वजह से हुई थी। इनमें से एक मुर्ग हमारे ठीक सामने खड़े हल्दू के एक पेड़ पे जा बैठा। जंगली मुर्ग को इतना पास और इतना सामने पाके हरि सिंह बोला कि वो गोली चलाएगा और इस तरह कम से कम हमें खाली हाथ तो घर नहीं जाना पड़ेगा। उसने यह भी कहा कि मुर्गे को मारने से गोली की जो आवाज होगी उससे डर के शेर भी थोड़ा दूर चला जाएगा। इसके पहले कि मैं हरि सिंह को रोक पाता, हरि सिंह ने गोली चला दी। अगले ही पल भयानक धाड़ के साथ झाड़ियों को कुचलता हुआ शेर हमारी तरफ लपका। जहां हम खड़े थे वहां नाले के किनारे रूनी के कुछ पेड़ थे। मैं उनमें से एक पेड़ की तरफ लपका और हरि सिंह दूसरे की तरफ। मेरे वाला पेड़ शेर से ज्यादा नजदीक था, पर इससे पहले कि शेर मुझ तक पहुंचता मैं पेड़ पे शेर की जद से बाहर पहुंच चुका था। जिस तरह लड़कपन में मैंने पेड़ पे चढ़ना सीख लिया था, हरि सिंह ने नहीं सीखा था। शेर ने मेरा पीछा छोड़ा और हरि सिंह की तरफ लपका। हरि सिंह अभी जमीन पर ही था और अपने हाथ ऊंचे किए किसी डाल को पकड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि पीछे से गुस्से से भरा शेर आ पहुंचा। शेर ने न तो हरि सिंह के शरीर में कहीं दांत गड़ाए और न ही उसे पंजा मारा, लेकिन अपने पिछले पैरों पर खड़े शेर ने हरि सिंह को इस तरह से दबोचा कि वह पेड़ के तने और शेर के बीच में पिस गया। शेर बेहद गुस्से में था और अपने पंजों से पेड़ की छाल और तने की लकड़ी के मोटे मोटे परकच्चे उड़ा दे रहा था। हरि सिंह चीख रहा था और शेर दहाड़ रहा था। पेड़ पे चढ़ते वक्त मैं अपनी बंदूक भी साथ लाने में कामयाब रहा था। अब मैंने पेड़ की टहनी पे नंगे पैर जमाए बंदूक का ट्रिगर दबाया और हवा में एक फायर किया। इतने नजदीक से बंदूक का धमाका सुन के शेर एक तरफ भाग लिया। हरि सिंह पेड़ की जड़ पे गिर पड़ा। अब शेर को गए हुए कुछ वक्त हो गया था तो मैं बहुत धीरे से नीचे उतरा और हरि सिंह के पास पहुंचा। मैंने देखा कि एकाध बार शेर का पंजा हरि सिंह के पेट पे पड़ा था और उसके पेट में नाभि से लेके भीतर करीब करीब रीढ़ की हड्डी तक बड़ा गड्ढा बन गया था। उसके पेट का अंदरूनी हिस्सा बाहर निकल आया था। मेरे लिए मुश्किल की बात यह थी कि न तो मैं हरि सिंह को मुंह मोड़कर वहां से भाग सकता था और न ही ऐसे मामलों में मुझे कोई तजुर्बा था। मुझे नहीं मालूम था कि हरि सिंह के पेट से बाहर निकल पड़े मांस के उन लाल लाल लोथड़ों को वापस उसके पेट में भर दूं या उन्हें काट कर अलग कर दूं। हमें अभी भी डर यह था कि कहीं हमारी आवाज सुन के शेर वापस न आ जाए। इसलिए मैंने फुसफुसाते हुए हरि सिंह से पूछा कि क्या करें। तो हरि सिंह ने अपनी राय जाहिर की कि बाहर निकले हुए माल को वापस पेट में डाल दिया जाए। लिहाजा हरि सिंह अपनी पीठ के बल लेट गया और मैंने बाहर निकले उसके पेट के अंदरूनी हिस्से को बमुश्किल वापस भीतर ठूस दिया। उसके आंतों के साथ साथ उनमें चिपकी सूखी पत्तियां, घास और टूटी टहनियां भी उसके पेट में चली गई। मैंने अपनी पगड़ी खोल के हरि सिंह की पीठ पे अच्छे से लपेट दी और उसमें खूब कस के गठान लगा दी ताकि उसकी आंतें फिर बाहर लटकने न लगे। अब हम गांव की तरफ चल दिए जो करीब 7 मील दूर था। जो बंदूकें लादे हुए हम यानी कि मैं आगे आगे चल रहा था। हमें धीमे चलना पड़ रहा था क्योंकि हरि सिंह पगड़ी को अपनी जगह पे संभाले हुए चल रहा था। थोड़ी देर में अंधेरा घिर आया और हरि सिंह ने तय किया कि बजाय गांव जाने के हमें काला डूंगी के अस्पताल जाना चाहिए। हम बंदूक के लिए वे वहां नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने जंगल में ही एक जगह पे अपनी बंदूक छिपा दी और अस्पताल की ओर चल दिए। हमें इस हालत में 3 मील और ज्यादा चलना पड़ा। जब हम पहुंचे तो अस्पताल बंद हो चुका था, लेकिन डॉक्टर बाबू जो नजदीक ही रहते हैं उस वक्त सोए नहीं थे। जब उन्होंने हमारी कहानी सुनी तो मुझे अल्लादिया को बुलाने के लिए भेज दिया। अल्लादिया वैसे तो तंबाकू बेचता है, मगर वो काला डूंगी के पोस्टमास्टर का काम भी करता है और इस काम के लिए उसे हर महीने सरकार से 5 रुपए मिलते हैं। इस बीच डॉक्टर साहब ने लालटेन जलाई और हरि सिंह को लेकर अस्पताल पहुंचे, जो कि एक झोपड़ी में लगता था। जब मैं अल्लादिया को लेकर लौटा तब तक डॉक्टर ने हरि सिंह को खटिया पे लिटा दिया। अलादिया ने लालटेन पकड़ी। मैंने हरि सिंह की फटी हुई खाल के दोनों सिरे मिलाकर पकड़े और डॉक्टर ने तेजी से टांके लगा दिए।
हरी सिंह के पेट में हुए गड्ढे को बंद कर दिया। कम उम्र के लेकिन बेहद भले उस डॉक्टर ने हरी सिंह को कोई बहुत बढ़िया दवाई पीने को दी, जिसके पीते ही हरी सिंह अपना दर्द भूल गया। मैंने डॉक्टर साहब को 2 रुपए फीस देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हम लोग वापस घर पहुंचे तो घर की औरतें तब तक रो रो कर बेहाल थीं। उन्होंने मान लिया था कि हमें या तो जंगली जानवरों ने मार डाला है या हम डाकुओं के हाथों में पड़ गए हैं। तुम देखो साहब, तुम और हम जैसे लोग जो जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, उनके लिए पेड़ पे चढ़ना आना कितना जरूरी है। हरी सिंह को उसके बचपन में किसी ने सलाह दी होती तो हमें इतनी मुश्किल नहीं उठानी पड़ती। जिन दिनों अपने बचपन में मैं भरतल बंदूक लिए घूमता था, मैंने कुंवर सिंह से काम की कई बातें सीखी थी। दिमागी नक्शा बनाना उनमें से एक था। जिन जंगलों में हमने शिकार किया था, कभी साथ साथ और ज्यादातर अकेले, वो जंगल सैकड़ों वर्ग मील में फैले हुए थे और उनके बीच में सिर्फ एक सड़क निकलती थी। जंगल में मेरा जाना अकेले इसलिए भी होता था कि कुंवर सिंह के दिमाग में डाकुओं की दहशत थी और इस वजह से कई बार हफ्तों तक वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। बेहिसाब मौकों पर ऐसा हुआ कि शिकार से लौटते हुए मैं कुंवर सिंह के घर पे रुक के उसे बताता था कि मैंने सांबर, चीतल और सुअर का शिकार किया है और उसे वो जंगल से उठवा ले। मैं हमेशा दूसरे जानवर और गिद्धों से बचाने के लिए अपने शिकार को खूब अच्छे ढंग से ढक छिपा कर आया करता था, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कुंवर सिंह मेरा शिकार ढूंढ न पाया हो। भले ही शिकार मैंने कितने ही घने घने झुरमुट में, ऊंची घास के मैदान या चट्टानों में छुपाया हो, हम दोनों ने अपने लिए जंगल में हर खास पेड़ को एक नाम दे रखा था। ऐसे ही नाम हमने हर पोखर, गड्ढे, पगडंडी और नालों को भी दे रखे थे। दूरी मापने का काम हम बर्तल बंदूक से चली गोली की एक काल्पनिक उड़ान से लिया करते थे और हमारी सब दिशाएं कुतुबनुमा से मिली होती थी। चाहे जंगल में मेरे छिपाए शिकार को ढूंढने का मामला हो या कुंवर सिंह ने कहीं गिद्धों का झुंड देखा हो या कहीं किसी तेंदुए या शेर की मौजूदगी का शक हो, हम लोग पूरे भरोसे के साथ एक दूसरे की बताई किसी जगह पे पूरे जंगल में कहीं भी पहुंच सकते थे, चाहे दिन हो या रात हो। जब मेरे स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई तब मैं नौकरी करने बंगाल चला गया और वहां से मैं साल में एक बार ही काला डूंगी आ पाता था, वो भी सिर्फ 3 हफ्ते के लिए। मेरी इन सालाना यात्राओं में से एक यात्रा के दौरान मुझे यह जान के बहुत ही तकलीफ हुई कि हमारा कुंवर सिंह भी पहाड़ों का श्राप कहलाने वाली अफीम की लत का शिकार बन गया था। मलेरिया से कमजोर हुआ उसका शरीर बहुत जल्दी इस गंदी आदत का आदी होता चला गया। उसने मुझे कई वादे किए थे अफीम छोड़ने के, लेकिन उन वादों को निभाने की अंदरूनी ताकत उसमें नहीं थी। मुझे जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ जब फरवरी की उस सुबह मुझे बताया गया कि कुंवर सिंह बहुत ज्यादा बीमार है। मेरे काला डूंगी पहुंचने की खबर आसपास फैल चुकी थी और अगली सुबह कुंवर सिंह का सबसे छोटा बेटा, जो कि 18 बरस का गबरू जवान था, खड़े पैरों मेरे पास आया और मुझे बोला कि उसका पिता मौत की दहरी पर खड़ा है और मरने से पहले मुझसे मिलना चाहता है। चांदनी चौक के नंबरदार के बतौर कुंवर सिंह सरकारी खजाने में हर साल 4,000 रुपए जमा कराने वाला एक रुतबेदार आदमी था। रहने के लिए उसने स्लेट की छत वाला पत्थरों का आलीशान घर बनवा रखा था, जिसमें मैं कई बार रुक चुका था। मैं उसके बेटे के साथ उसके गांव पहुंचा तो दूर से ही औरतों के स्यापा करने की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन तभी मेरा ध्यान गया कि ये आवाजें कुंवर सिंह के घर से नहीं बल्कि घर के नजदीक बनी एक झोपड़ी से आ रही थी, जो कि कुंवर सिंह ने अपने नौकरों के लिए बनवा रखी थी। कुंवर सिंह के बेटे ने बताया कि कुंवर सिंह को नौकरों की झोपड़ी में इसलिए पहुंचा दिया गया है क्योंकि घर में कुंवर सिंह के नाती पोते उसकी नींद में खलल डालते हैं। हमें देखते ही कुंवर सिंह का बड़ा बेटा झोपड़ी से बाहर आया और मुझे खबर दी कि उसके पिता बेहोश हैं और अब शायद उनकी बस कुछ ही मिनट की जिंदगी बाकी है। मैं झोपड़ी के दरवाजे पर ही रुक गया। भीतर देखा तो रोशनी नहीं थी, कमरा धुएं से भरा हुआ था। जब मेरी आंखें इस नीम अंधेरे में देखने के काबिल हुई तो कुंवर सिंह मुझे दिखाई दिया। गोबर से लिपे पते फर्श पे कुंवर सिंह को रखा हुआ था। उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था। शरीर का थोड़ा सा हिस्सा सिर्फ एक मटमैली चादर से ढका हुआ था। उसकी बाजू में बैठे एक बूढ़े आदमी ने कुंवर सिंह का लगभग बेजान सा दायां हाथ थाम रखा था और उसकी उंगलियों में जबरदस्ती पास खड़ी एक बछिया की पूंछ थमाने की कोशिश चल रही थी।
हिंदुओं में मरते आदमी के हाथ में गाय की पूंछ पकड़ाने का रिवाज है। गाय यदि काली हो तो इसे और भी अच्छा माना जाता है। इस रिवाज की जड़ में यह मान्यता है कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसका सामना खून से भरी हुई नदी से होता है, जिसकी दूसरी तरफ फैसला करने वाला एक देवता बैठा होता है। आत्मा उसके सामने पेश होती है और अपने गुनाहों का हिसाब देती है। गाय की पूंछ ही एकमात्र जरिया है जिसके सहारे खून की यह नदी पार की जा सकती है। यदि मरते आदमी के हाथ में पूंछ न पकड़ाई गई तो उसकी आत्मा धरती पर ही रहेगी, और जो लोग पूंछ पकड़ाने में नाकामयाब रहे थे उन्हें यह आत्मा सताती रहेगी। कुंवर सिंह के सिर के पास एक तसले में कंडे चल रहे थे और वहीं घंटी बजाते हुए जाप करते हुए एक पुरोहित बैठा हुआ था। फर्श का चप्पा चप्पा लोगों से ठसाठस भरा हुआ था। इतने आदमी भी थे और औरतें भी जो ऊंची आवाज में विलाप कर रही थी। मुझे मालूम था कि हिंदुस्तान में हजारों लोग रोजाना इसी तरह से मरते हैं, लेकिन मैंने तय कर रखा था कि मैं अपने दोस्त को यूं ही मरने नहीं दूंगा। मेरा बस चलता तो कभी भी नहीं, और हाल फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। कमरे में घुसते ही सबसे पहले मैंने धुआं उगलता लोहे का तसला पकड़ा, जो कि मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्म निकला और मेरे हाथ जल गए। तसले को दरवाजे तक लाके मैंने जल्दी से उसे बाहर फेंक दिया। फिर मैंने खूंटे से बंधी गाय की रस्सी काटी और उसे बाहर ले गया। जब मैं ये सब चुपचाप कर रहा था तो कमरे में बैठे लोगों को कुछ कुछ समझ में आने लगा था। उनकी बातचीत पहले फुसलाहट में बदली और फिर शांत हो गई। फिर दरवाजे पे खड़े होकर मैंने हुक्म जारी किया कि कमरे में बैठे सब लोग बाहर निकल जाए। बगैर किसी चूचपड़ के लोगों ने इसे मान लिया। मुझे ये देख के ताज्जुब हुआ कि झोंपड़ी के इस छोटे से कमरे में आखिर कितने लोग ठूस सकते थे। और जब आखिरी आदमी भी कमरे से बाहर निकल गया, मैंने कुंवर सिंह के बड़े बेटे को 2 बड़े भगोनों में ताजा दूध गर्म करने के लिए कहा। वह मुझे आंखें फाड़ के देखने लगा। मैंने अपना ऑर्डर दोहराया, तभी उसे कुछ समझ में आया और वह यह करने चल पड़ा। मैं दोबारा झोपड़ी में घुसा। दीवार के सहारे खड़ी एक खटिया मैंने बिछाई और कुंवर सिंह को उठा के खटिया पे लिटाया। कमरे में ताजी हवा और खूब सारी ताजी हवा की तुरंत जरूरत थी। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक छोटी सी खिड़की दिखाई दी, जिसके पल्ले लकड़ी की पट्टी ठोंक कर बंद कर दिए गए थे। पल्लों में ठुकी लकड़ी उखाड़ फेंकने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा और जल्द ही इंसानों, गोबर, जले हुए घी वगैरह की मिली जुली तीखी बदबू से भरा कमरा अब ताजी हवा से भर गया। जब मैंने कुंवर सिंह के लगभग बर्बाद हुए शरीर को अपनी बाहों में उठाया तो उसमें थोड़ी जान बाकी थी, लेकिन बहुत थोड़ी। उसकी गहरी धसी हुई आंखें बंद थी, उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और उसकी सांस छोटे छोटे टुकड़ों में आ जा रही थी। बहरहाल जल्द ही ताजी हवा का असर दिखने लगा और कुंवर सिंह की सांस थोड़ी जमने लगी और ऐसा लगने लगा कि अब उसे सांस लेने में उतनी मशक्कत करनी नहीं पड़ रही है। अब मेरी निगाह दरवाजे से बाहर गई। गमी करने आए जिन लोगों को मैंने इस काल कोठरी से बाहर खदेड़ा था, वो सब अभी बाहर खड़े बातें कर रहे थे। मेरी नजरें कुंवर सिंह पे गई। इस बीच उसने आंखें खोल ली थी और वह मुझे देख रहा था। मैंने बगैर उसकी तरफ देखे हुए बोलना शुरू किया। वक्त बदल गया है चचा, तुम भी बदल गए हो वक्त के साथ। एक वो दिन था जब किसी के बाप में दम नहीं था कि वो तुम्हारे ही घर से निकाल बाहर करे, और आज तुम अपने ही घर के बाहर, अपने ही किसी नौकर की झोपड़ी में किसी भिखमंगे या जात बाहर की तरह फर्श पे पड़े हुए थे मरने के लिए। मुझे आने में कुछ मिनटों की देर और होती तो इस वक्त तुम्हारा राम नाम सत्य हो चुका होता। सब लोग तुम्हारी इज्जत करते थे क्योंकि तुम चांदनी चौक गांव के मुखिया और पूरे काला दूंगी इलाके के बेहतरीन शिकारी माने जाते थे। अब ये इज्जत तुम खो चुके हो। तुम्हारे जैसा आदमी जो शरीर से मजबूत होता था और जिसने हमेशा बढ़िया से बढ़िया चीजें खाई है, ही आज यहाँ कमजोरी की हालत में खाली पेट पड़ा हुआ है। तुम्हारे बेटे ने मुझे बताया कि 16 दिनों से तुमने कुछ नहीं खाया है, लेकिन तुम मरोगे नहीं मेरे दोस्त। लोगों ने जो तुम्हें ऊपर पहुंचाने की तैयारी कर ही ली थी, पर अभी तुम कहीं और बरस जियोगे। यह अलग बात है कि शायद गड़प्पू की जंगलों में हम साथ साथ शिकार पे कभी न जा सके, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं जो भी शिकार करके लाऊंगा उसकी गोश्त में तुम्हारा हिस्सा वैसे ही दूंगा जैसे अभी तक देते आया हूँ। और अब इस झोपड़ी में यह पवित्र धागा तुम्हारी उंगलियों में है और ये पीपल की पत्ती भी तुम्हारे हाथ में है। अब अपने सबसे बड़े बेटे के सिर की कसम खाओ कि तुम दोबारा उस गंदी चीज को हाथ नहीं लगाओगे, और फिर अब की बार तुम्हें अपनी कसम निभानी पड़ेगी। और जब तक तुम्हारा बेटा दूध लेकर आ रहा है तब तक हम दोनों सिगरेट पियेंगे।
जब तक मैं बोल रहा था तब तक पल भर के लिए भी कुंवर सिंह ने अपनी निगाह मेरे चेहरे से नहीं हटाई और अब वो चुपचाप मेरी बात सुन रहा था। अब पहली बार उसके होठों में हरकत हुई और उसने पूछा, एक मरता हुआ इंसान भला सिगरेट कैसे पी सकता है? मरने के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसलिए इस बात को छोड़ो। तुम मरोगे नहीं, ये मैंने तुम्हें अभी अभी बताया है। और जहां तक सिगरेट पीने का सवाल है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सिगरेट कैसे पियेंगे। मैंने सिगरेट केस में से 2 सिगरेट निकाले, एक सुलगाकर कुंवर सिंह के होठों से लगा दिया। कुंवर सिंह ने एक छोटा सा कश धीरे से खींचा और खांसा। फिर अपने बेजान हाथ से उसने सिगरेट होठों से हटाया और दोबारा होठों से लगाया। अब वह लगातार कश खींच रहा था। हमारी सिगरेटें खत्म होने से पहले कुंवर सिंह का बेटा पीतल के बहुत बड़े भगोने में उबलता हुआ दूध ले आया। भगोना इतना गर्म था कि यदि लपक कर मैंने उसके हाथ से भगोना नहीं लिया होता तो दरवाजे पर ही उसके हाथ से भगोना गिर गया होता। कुंवर सिंह के बेटे के चेहरे पे ताज्जुब की जो छाप थी वो एकदम सच्ची थी। थोड़ी देर पहले ही अपने बाप को फर्श पे मरते हुए छोड़ के वह गया था और अब वही बाप खटिया पे लेटे हुए मेरे हेड को तकिया बनाए हुए मजे से सिगरेट के कश ले रहा था। झोपड़ी में कोई गिलास नहीं था, इसलिए मैंने उसे गिलास लाने के लिए वापस भेजा। जब गिलास ले आया तो मैंने कुंवर सिंह को दूध पिलाना शुरू किया। मैं देर रात तक झोपड़ी में ही रहा और जब मैं चला तब तक कुंवर सिंह गर्म दूध का एक पूरा भगोना पी के नर्म और गर्म बिस्तर पर आराम से नींद के आगोश में था। वहां से चलते वक्त कुंवर सिंह के बेटे को मैंने अलर्ट किया था कि किसी भी हालत में झोपड़ी के आसपास वह किसी को न आने दे और रात भर उसके बाप के सिरहाने बैठा कर जब भी उसकी नींद खुले उसे गिलास भर भर के गर्म दूध पिलाता रहे। मैंने उसे यह भी कहा कि सवेरे में लौटकर मैं फिर से आऊंगा और कुंवर सिंह यदि मुझे मरा हुआ मिला तो मैं पूरे गांव को जला के राख कर दूंगा। अगली सुबह मैं वापस चांदनी चौक आया तब सूरज निकल ही रहा था और झोपड़ी के भीतर कुंवर सिंह और उसका बेटा दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। दूध के दोनों भगोने खाली थे। कुंवर सिंह ने अपनी कसम निभाई। हालांकि उसके शरीर में इतना दमखम तो नहीं लौट पाया कि वो मेरे साथ कभी शिकार पे जा पाता, लेकिन मुझसे मिलने वह अक्सर आता रहा। 4 साल बाद जब कुंवर सिंह की मौत आई तब वह खुद के घर में खुद के बिस्तर पे था। तो ये थी जिम कॉर्बेट की किताब माय इंडिया का भाग 2, जिसका नाम था कुंवर सिंह। कहानी कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहिए।